गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर सेकंड हमने कंप्लीट कर लिया है। एक्सरसाइज 2.1 से लेके 2.4 तक सारे क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ करवाए हैं। ठीक है, आज के सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे मिसलिनियस एक्सरसाइज 2। इस एक्सरसाइज के अंदर भी ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम मिसलिनियस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। देयर आर 20 क्वेश्चंस इन दिस एक्सरसाइज। सो स्टार्ट question number 1, and question number 1 is the sum of power of prime factor of 196 is, मतलब कि जो 196 है उसके प्राइम फैक्टर्स की जो पावर है उनका सम क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, देखिए क्या सॉल्यूशन है इसका। पहले आप 196 का प्राइम फैक्टर्स फाइंड करोगे आप। ठीक है, तो ये किससे डिवाइड होगा? 2 से होगा। 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, अगेन 2 से करें, 2 4 जा 2 9 जा, फिर 7 से होगा एंड अगेन 7। तो 196 के प्राइम फैक्टर्स हमें क्या मिले? 2 कितने टाइम्स आ रहा है? 2 टाइम्स मतलब 2 स्क्वायर। 7 कितने टाइम्स आ रहा है? 2 टाइम मतलब 7 स्क्वायर। तो बेटा हमने क्या किया, 196 के क्या कर दिए हमने? प्राइम फैक्टर कर दिए। क्लियर। अभी हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि इनके प्राइम फैक्टर्स की पावर का क्या निकालो? सम निकालो। तो प्राइम फैक्टर की यहाँ 2 की पावर कितनी है? 2, और 7 की पावर कितनी है? 2। तो प्राइम फैक्टर्स की पावर का हम क्या निकालें? सम। तो सम ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर, तो 2 की पावर 2 है, 7 की पावर 2 है, दोनों का हमने सम कर दिया, कितना आ गया? 4। तो इसका आंसर क्या होगा? 4। आपका थर्ड ऑप्शन होगा सी, 4 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या था? क्वेश्चन नंबर 1 था। बहुत इजी क्वेश्चन है, उम्मीद करूंगा अच्छे से आपको समझ आया होगा। अभी हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है अपना, इफ m इक्वल्स टू पी क्यू क्यूब एंड n इक्वल्स टू पी क्यूब क्यू स्क्वायर। हमें m और n की जो वैल्यूज़ है वो p और q की फॉर्म में गिवन है। ठीक है, देन HCF ऑफ m एंड n वेयर p q प्राइम नंबर्स इज, मतलब आपको m और n का क्या निकालना है? HCF निकालना है। और p q जो नंबर है, p q जो डिजिट है वो कैसी है? प्राइम नंबर्स हैं। कैसे हैं? प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसका जो है HCF क्या होगा। क्लियर। अब देखो HCF जब हमने पढ़ा था सेकंड एक्सरसाइज के अंदर ही HCF के कंसेप्ट थे, तो वहाँ अपन ने सीखा था कि वेरिएबल्स के हम HCF कैसे फाइंड करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2, m हमें दिया हुआ है p क्यू क्यूब और n हमें दिया हुआ है p क्यूब क्यू स्क्वायर। हमें इसका क्या लेना है बेटा? HCF, ये लेना है। तो आप क्या करोगे? HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहले ये देखो कि कॉमन क्या आ रहा है इनमें, तो हमने देखा कि p कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब HCF के अंदर हम क्या करते हैं कि मिनिमम पावर काम में लेते हैं, और LCM के अंदर हम मैक्सिमम पावर काम में लेते हैं। p की मिनिमम पावर कितनी हुई? यहाँ p की पावर क्या है? 1, तो p की पावर कितनी? 1। ठीक है, अगेन q भी कॉमन आ रहा दोनों में, बिल्कुल। q की मिनिमम पावर क्या है? इधर q क्यूब इधर q स्क्वायर, तो क्या हुई? मिनिमम q स्क्वायर। तो आपका HCF क्या आ गया? p q स्क्वायर। तो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, p q स्क्वायर। क्लियर हुआ ये भी? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, HCF ऑफ 95 एंड 152 इज, मतलब कि हमें 95 का और 152 इसका क्या लेना है? HCF। देखो HCF का वही कंसेप्ट होगा अपना। 2 मेथड हमने सीखे थे, एक यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से भी निकालते हैं, और एक अपना जो सिंपल मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन, उससे भी निकालते हैं। तो आप दोनों में से कोई भी लगा दो। हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगा देते हैं। पहले तो हम इनके प्राइम फैक्टर निकाले। 95 का 5 से डिवाइड होगा 1 9 19। फिर मैंने निकाला 152 का, तो इसको डिवाइड किया 2 से, देन 2 7 जा 2 6 जा, फिर 2 से किया 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, फिर 2 से किया 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, फिर ये किससे होगा? 19 से होगा। तो पहले हम इसको प्राइम फैक्टर की फॉर्म में शो कर देते हैं।
तो 95 के हमने प्राइम फैक्टर किए 5 मल्टीप्लाई 19 और 152 का हमने प्राइम फैक्टर कर दिया 2 कितने टाइम्स आ रहा है 3 टाइम्स, देन 2 की पावर 3 और 19, ये आपने इसके क्या कर दिए प्राइम फैक्टर कर दिए। अब बेटा हमें क्या बोला है HCF फाइंड करो, ठीक है। तो HCF के अंदर क्या होगा, पहले तो हम कॉमन फैक्टर देखेंगे और उसकी मिनिमम पावर काम में लेंगे। तो यहाँ 5 है, 5 यहाँ है क्या, नहीं 5 कॉमन नहीं आ रहा, 2 यहाँ नहीं है, कॉमन नहीं है, कॉमन सिर्फ एक चीज़ आ रही क्या 19, और इसकी मिनिमम पावर भी क्या है 1 और मैक्सिमम भी 1 ही है। तो आपका HCF कितना हो जाएगा बेटा 19, तो इसका बी ऑप्शन आंसर होगा 19। ओके क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 अपना प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 1080, 2 नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट है 1080 एंड देयर HCF इज 30, HCF कितना है 30, देन देयर LCM इज, तो उसका LCM फाइंड करो क्या होगा, ठीक है। देखो HCF हमने एक फॉर्मूला सीखा था, क्या था वो कि प्रोडक्ट HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। मतलब कि HCF और LCM का जो प्रोडक्ट होगा वो उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के क्या होता है इक्वल होता है, ये फॉर्मूला हमने सीखा था। क्लियर, यहाँ वैल्यू पुट कर दो आप, क्या दिया हुआ है अपने को HCF 30, फाइंड क्या करना था आपको LCM, प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है 1080। अब क्या करोगे बेटा 30 यहाँ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड, तो हम 1080 को डिवाइड कर देंगे 30 से, तो आपने डिवाइड किया 3 3 9, 3 6 18, तो आपका LCM आ गया 36, सी ऑप्शन आपका आंसर होगा, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं है कि मिसलेनियस है तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे, 1-2 क्वेश्चंस हैं जहां हमें थोड़ा सोचना पड़ता है, बाकी बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। लेकिन सारे क्वेश्चंस मुझे यहाँ सोल्व करवाने, इसलिए मैं सारे क्वेश्चंस लेके चल रहा हूँ। तो अभी हमने 4 क्वेश्चंस तक सोल्व करके देखे, अभी हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 441 डिवाइड 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5⁻7 एंड 7 स्क्वायर विल बी। आपको ये बताना है कि जो रेशनल नंबर हमें गिवन है इसका डेसिमल जो एक्सपेंशन है वो किस टाइप का है, 4 ऑप्शन भी गिवन है। तो कैसे करोगे आप इसको, देखो हमने 2 थ्योरम पढ़ी थी, 2 हमने थ्योरम सीखी थी, उन थ्योरम से हमने ये सीखा था कि किसी भी रेशनल नंबर को विदाउट एक्चुअल डिवीज़न हम कैसे फाइंड करें कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का होगा। तो हमने देखा था कि रेशनल नंबर के 2 ही डेसिमल एक्सपेंशन है, या तो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो विदाउट एक्चुअल डिवीज़न हम कैसे फाइंड करें कि वो किस टाइप का होगा, तो इसके लिए हमने 2 थ्योरम सीखी थी। मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ क्या थ्योरम है। देखो थ्योरम ये थी कि एक नंबर है कोई भी रेशनल नंबर, मैंने ले लिया P/Q, तो इसका जो डिनोमिनेटर है Q, अगर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन 2⁻n 5⁻m की फॉर्म के हैं, यानी कि जो डिनोमिनेटर है Q उसके फैक्टर अगर हम करें और वो हमें इस फॉर्म के मिले, यानी कि इसके फैक्टर में या तो 2 की पावर मिलनी चाहिए या 5 की पावर ही मिलनी चाहिए। तो अगर इस फॉर्म के हैं इसका डिनोमिनेटर, तो ये जो नंबर होगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा बेटा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा टर्मिनेटिंग। कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। और अगर इसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर हम करें और वो इस फॉर्म का नहीं हो तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये बात हमने सीखी थी इन 2 थ्योरम में। क्लियर। तो अभी जो नंबर हमें गिवन है दैट इज 441 डिवाइड 2 स्क्वायर 5⁻7 मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर। तो आप चेक करो
कि क्या इसका डिनोमिनेटर इस फॉर्म का है, तो आप कहोगे कि सर इस फॉर्म का नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 और 5 की पावर है, जबकि यहाँ 2 5 तो है, बट एक्स्ट्रा क्या आ रहा है 7, जो कि नहीं आना चाहिए, यानी ये इस फॉर्म का नहीं होगा। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। बट ये आपका जो आंसर है वो गलत होगा, रॉन्ग होगा। क्यों होगा? देखो, अब बात को थोड़ा गहराई से समझना। आपने ये तो चेक कर लिया कि ये इस फॉर्म का नहीं बन रहा है, तो ये होना चाहिए, लेकिन ये आंसर क्यों गलत है? क्यों? क्योंकि इस नंबर को आपको चेक करना है कि क्या ये नंबर ऊपर नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आपस में कट ऑफ हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो हमने देखा कि 4 4 1 7 से कट ऑफ होता है। तो जब तक ये रेशनल नंबर अगर कट ऑफ हो रहे हैं, यानी कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो आपको करना पड़ेगा। मतलब कि हम ये थ्योरम कब अप्लाई करेंगे? जब हमारे पास रेशनल नंबर यानी फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। सिंपलेस्ट फॉर्म होगी मतलब कि वो कहीं भी कैंसिल नहीं होंगे, यानी को प्राइम नंबर मिलेंगे, एक तरह से हम कह सकते हैं। तो हमने देखा कि ये 7 से कट ऑफ हो रहा है। अब क्यों हो रहा है? 4 4 1 हमें पता है 21 का स्क्वायर होता है, तो मैं लिख सकता हूँ इसको 21 मल्टीप्लाई 21 डिवाइड 2 स्क्वायर 5 रेज टू पावर 7 7 की पावर 2। अब 7 की पावर 2 का मतलब 7 कितनी टाइम्स आ रहा है? 2 टाइम्स आ रहा है। तो एक बार 7 से मैंने 21 को काट दिया 3 टाइम, एक 7 से मैंने इसको काट दिया 3 टाइम। तो ऊपर क्या मिला मुझे? 3 × 3 दैट इज़ 9, और नीचे क्या बच गया? 2 स्क्वायर इंटू 5 रेज टू पावर 7। ये आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो आप तभी कंफर्म कह पाओगे कि इसका डेसिमल किस टाइप का होगा, जब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होगी। इस फॉर्म को पहले चेक करो, क्या ये कट ऑफ हो रहे हैं, तो आपको इसको सोल्व करके ये आपकी फाइनल फॉर्म बन गई इसकी, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म बन गई। अब देखो, क्या इस फॉर्म का है? बिल्कुल है सर, 9 तो कट ऑफ हो नहीं रहा, ठीक है, यानी 2 रेज टू पावर n 5 रेज टू पावर m की फॉर्म में इसका क्या है? डिनोमिनेटर है। इसका मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन आंसर होगा टर्मिनेटिंग। क्लियर? ठीक है, तो उम्मीद करूंगा आपको अच्छे से समझ आया होगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 6, इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर 43 डिवाइड 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 क्यूब आफ्टर हाउ मेनी डिजिट डेसिमल विल एंड। मतलब कि जब इसका डेसिमल हम निकालें तो वो कितनी डिजिट के बाद एंड होगा डेसिमल, ठीक है ना। देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है अपने को? 43 2 स्क्वायर 5 क्यूब, यही दिया हुआ है। मुझे इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है। पहली बात तो ये बताओ कि टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होगा। तो क्या 43 2 और 5 से कट ऑफ हो सकता? नहीं हो सकता। क्या इसका डिनोमिनेटर 2 रेज टू पावर n 5 रेज टू पावर m की फॉर्म का है? यस है। इसका मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। अब अगर टर्मिनेटिंग है तो फाइंड करो कि इसका डेसिमल क्या होगा। हमने एक्सरसाइज में सीखा भी था, ठीक है। देखो, मैंने आपको एक बात बताई थी, एक्सरसाइज 2.4 के अंदर ही बताई थी, एक क्वेश्चन भी सोल्व करवाया था मैंने। तो मैंने आपको ये कहा था कि हमें 2 और 5 की जो पावर है इसको इक्वल बनाना है, इक्वल। तो मैक्सिमम पावर क्या है? 3, तो हमें इसको भी पावर 3 बनाना है। तो 2 हमारे पास है, एक 2 की और ज़रूरत है, तो 2 की पावर क्या बन जाएगी? 3। तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों काम एक साथ ही करना होगा। तो मैंने 2 से ऊपर और नीचे दोनों साइड क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। 43 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा भैया? 86। 4 2 जा 8, 3 2 जा 6। 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 1, तो कितना बन गया? 2 क्यूब मल्टीप्लाई 5 क्यूब। 86 अपॉन, क्या मैं इस फॉर्म को ऐसे भी लिख सकता हूँ? 2 मल्टीप्लाई 5 का होल क्यूब, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, एक्सपोनेंट के रूल हमारे। 86 डिवाइड 2 5 जा कितना होता है? 10 की पावर कितनी हुई? 3। देन 86 अपॉन 10 क्यूब मतलब कितना हुआ बेटा? 1000 हुआ।
नीचे कितने ज़ीरो हैं, 3 ज़ीरो हैं, तो 3 डिजिट के बाद क्या होगा, डेसिमल लगेगा। तो हमारे पास तो 2 ही डिजिट हैं, तो एक में लेके आ गया, देन मैंने डेसिमल लगा दिया, देन 0। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हुआ, 0.086। ठीक है, तो डेसिमल कितनी डिजिट के बाद एंड हुआ, 1 2 3 डिजिट के बाद इसका डेसिमल हुआ। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 3। क्लियर। तो ये 2 क्वेश्चन थे हमारे 5 और 6। अभी आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द लोएस्ट नंबर विच मल्टीप्लाई बाई √27 गिव अ नेचुरल नंबर विल बी। मतलब क्या कि √27 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि इसको सोल्व करने के बाद में हमें एक नेचुरल नंबर मिलना चाहिए। मतलब कि जब स्क्वायर रूट को आप सोल्व करोगे ना, जैसे अभी मैं 27 के फैक्टर करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैंने किया 3 × 3 × 3 किया। ठीक है, यही होगा ना। तो इसका क्या परफेक्ट स्क्वायर है क्या 27? नहीं है ना। मतलब कि 3 तो क्या होगा, बाहर आ जाएगा, पेयर बन गया, तो 3√3, यानी इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 3√3। तो 3√3 एक नेचुरल नंबर है क्या? नहीं है ना, नेचुरल नंबर नहीं है, √3। तो यहाँ से इस स्क्वायर रूट के सिंबल को हटाना है, या मैं यूं बोल दूं कि जब मैं इसका स्क्वायर रूट करूं तो वो मुझे एक नेचुरल नंबर मिलना चाहिए। वो तभी मिल पाएगा बेटा। आपने देखा होगा कि स्क्वायर रूट से कोई डिजिट बाहर कब आती है, जब उसका पेयर कंप्लीट होता है, 2 2 के पेयर कंप्लीट होते हैं, और क्यूब रूट के अंदर 3 का पेयर कंप्लीट होता है। अब अगर मैं कहता कि 27 का क्यूब रूट बताओ, तो आप क्या कहते हैं सर, 3, तो नेचुरल नंबर मिलता। लेकिन यहाँ बात क्या हो रही है, स्क्वायर रूट की बात हो रही है। तो स्क्वायर रूट के अंदर हम कितने के पेयर बनाते हैं, 2 2 के पेयर बनाते हैं। ये पेयर अनकम्प्लीट है 3 का, इस वजह से हमें नेचुरल नंबर यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो क्यों ना ऐसा करें कि 3 का भी पेयर कंप्लीट करा दें। 3 का पेयर कंप्लीट करने के लिए कितने 3 की रिक्वायरमेंट है, 1 3 की रिक्वायरमेंट है। तो मैं बेटा इसको, अच्छा 3 जो मल्टीप्लाई करवाना वो भी किसके अंदर करवाना है, स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई करवाना है। तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, √3 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि स्क्वायर रूट का सिंबल हम कॉमन भी लगा सकते हैं, और 3 × 3 × 3 × 3, ये √3 मल्टीप्लाई हो गया। अब आपने देखा कि यहाँ 3 का पेयर बन गया, यहाँ भी 3 का पेयर बन गया, 3 बाहर आ गया, यहाँ से 3 बाहर आ गया, 3 3 जा क्या हो गया, 9 हो गया। तो हमें नेचुरल नंबर मिला, नहीं मिला, मिला। इसका मतलब कि हम इस √27 को किससे मल्टीप्लाई करें, √3 √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब आपको कैसा नंबर मिलेगा, एक नेचुरल नंबर मिलेगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, सेकंड ऑप्शन होगा बी, √3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 को देखो। बहुत अच्छा क्वेश्चन, और आराम से देखना, इसको बिल्कुल समझ आएगा आपको। क्या क्वेश्चन है कि इफ HCF = LCM फॉर 2 रेशनल नंबर, HCF और LCM 2 रेशनल नंबर का क्या है, इक्वल है, देन नंबर शुड बी, तो वो नंबर क्या होंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी 2 नंबर्स का, चाहे वो कोई से नंबर हो, कोई भी 2 नंबर के HCF और LCM कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, कभी इक्वल नहीं हो सकता। वो इक्वल क्यों नहीं हो सकता, वो देखो आप। जैसे मैं आपको कहता हूं कि 2 नंबर है मेरे पास जिसका HCF भी 15 है और LCM भी कितना है, 15 है। ठीक है, तो ऐसे कोई 2 नंबर आप मुझे बताओ कि जिसका HCF निकालूं तो भी 15 आए और LCM निकालूं तो भी 15 आए। ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब वो दोनों नंबर क्या हो, सिर्फ 15 हो। अगर मैंने दोनों नंबर को जो है डिफरेंट लिया तो उनके HCF और LCM कभी भी इक्वल नहीं आएगा। तो हमेशा ध्यान रखना है, HCF और LCM इक्वल तभी आ सकते हैं जब वो दोनों नंबर्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो आपका आंसर होगा बी ऑप्शन, इक्वल। क्लियर? ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखो। क्या कह रहा है ये कि इफ़ LCM ऑफ A एंड 18 इज 36, 2 नंबर है मेरे पास A और 18 जिसका LCM कितना है, 36। अच्छा, HCF भी कितना है, 2। तो इस A की वैल्यू बताओ क्या होगी। ठीक है, अब देखो कैसे सोल्व करें इसको। HCF तो है मेरे पास 2
और एलसीएम है मेरे पास 36 और वो दोनों नंबर्स क्या हैं A और 18। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अभी पढ़ा था, HCF इंटू एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, वो दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट की क्या होता है इक्वल। तो भैया वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, एलसीएम कितना 36, प्रोडक्ट A मल्टीप्लाई 18, कर दिया काम। 18 इधर आके क्या हो जाएगा भैया डिवाइड में, तो A, तो आपका आंसर आया सर 18 2 जा 36, 2 2 जा 4, A की वैल्यू क्या आई 4। कोई डाउट किसी को? चलो क्लियर है सबका, ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने देख लिया। अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन यूनिट डिजिट इन 6 रेज़ टू पावर n माइनस 5 रेज़ टू पावर n इज 1659। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, क्या कह रहा है, थोड़ा यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, हमें ये बोला है कि n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, तो आप ये बताओ कि 6 रेज़ टू पावर n माइनस 5 रेज़ टू पावर n की यूनिट डिजिट क्या होगी। ठीक है, अब क्या है स्टूडेंट यहाँ पे कि इस क्वेश्चन को हम 2-3 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, 2-3 सॉल्यूशन है इसके, 2-3 मेथड हैं जिनसे आप इसको सोल्व कर सकते हो। एक तरीका तो ये है कि 6 और 5 जो 2 डिजिट है हमारे पास, इसको आप थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करो तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि अगर मैं 6 की पावर कुछ भी लगा दूं, मुझे यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही मिलती है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 6 की पावर 1 कितना है 6, फिर मैंने लिखा 6 की पावर 2 कितना है 36, फिर 6 की पावर 3 कितना हुआ 216, और आगे भी इसे चलता रहेगा। तो हमने नोटिस किया कि 6 की पावर अगर हम कुछ भी लगा दें तो उसकी यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहती है 6 ही रहती है। ठीक है, और यही रूल जो है हमारा किस में लगता है 5 में भी लगता है। 5 की पावर 1 कितना होता है 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, यूनिट डिजिट 5 है। 5 क्यूब अगर हम फाइंड करें तो भी कितना होता है 125। इस प्रकार से चलता जाएगा। मतलब कि ये 2 डिजिट ऐसी है जिसमें पावर कुछ भी हो, उनकी यूनिट डिजिट क्या होती है वही रहती है जो डिजिट है। सिमिलर चलती है आपकी 0 के अंदर और 1 में भी चलती है। 1 की पावर भी आप कुछ भी लगा दो, यूनिट डिजिट क्या रहती है 1 ही रहती है। तो ये कुछ डिजिट हमारी। तो अगर 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n की यूनिट डिजिट अगर हमें फाइंड करनी है तो पहले हमें 6 की पावर n की यूनिट डिजिट फाइंड करनी होगी, फिर हमें 5 की पावर n की भी फाइंड करनी होगी। हमने देखा कि n नेचुरल नंबर है, अगर हम 6 की पावर कुछ भी लगा दें तो यूनिट डिजिट हमें क्या मिलेगी 6 ही मिलेगी, और 5 की पावर भी अगर हम कुछ भी लगा दें तो यूनिट डिजिट हमें क्या मिलेगी 5 ही मिलेगी। ठीक है, तो अब इसकी लैंग्वेज कैसे लिखोगे आप वो देखो, यूनिट डिजिट ऑफ 6 रेज़ टू पावर n is 6 and the unit digit of 5 raised to power n is 5. So unit digit of 6 raised to power n minus 5 raised to power n is equal to 6 की पावर n की यूनिट डिजिट क्या है बेटा 6, 5 raised to power n की यूनिट डिजिट क्या है 5, माइनस किया तो कितना मिला 1। इसका मतलब कि 6 की पावर n की जो भी वैल्यू होगी उसकी यूनिट डिजिट 6 ही होगी, इसकी यूनिट डिजिट 5 ही होगी, और हमेशा 6 और 5 दोनों माइनस होके हमेशा क्या बनाएंगे 1 बनाएंगे। चाहे वो नंबर कोई भी हो उसकी यूनिट डिजिट आपको हमेशा क्या मिलेगी 1 मिलेगी। तो आपका आंसर आएगा ए ऑप्शन 1। ठीक है, तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक सोल्व किए। आई होप आपको क्वेश्चन सारे बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। क्लियर, अभी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके आगे की जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसमें टोटल जो है आपकी 20 क्वेश्चंस हैं, 10 हमने आज ले लिए, बाकी के 10 जो है अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चंस हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ो, अच्छे से सोल्व करके देखना, प्रैक्टिस करके देखना, तो आराम से आपको समझ आएंगे। क्लियर, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।